हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? तो किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंग की मार्मिक कथा प्रस्तुत। मार्मिक कथा की प्रस्तुति क्या कहलाती है? खंड काव्य की परिभाषा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है? ठीक है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत? तो संविधान के जो धारा है वो है कौन सी? वो है 343 के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? ठीक है, पंकज किसके अंतर्गत आएगा? तो पंकज आएगा योग रूढ़ी शब्द भेद के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद है। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तो छात्रा 2 पुस्तकों कीर्ता है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि याच धातो योगे, यच धातो योगे केवलम कारकरम उक्तम एक में, इसमें कौन सा कारक है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यात स्वर निर्धारम किम विभक्तियों का विधायक है। ठीक है, ये किन विभक्तियों का विधायक है ये पूछ रहा है। तो ये है षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का ये विधायक है। क्या? यश और निर्धारणम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पठ धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यामि। क्या हो जाएगा? पठिष्यामि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सहसा विदघित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना है। इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस सूक्त से जो युक्त रचना है वो है किरातार जूनियम। क्या है? किरातार जूनियम है। नेक्स्ट है हमारा कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? किन 3 गुणों से ये विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो ये उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये 3 चीजों से ये क्या किए जाते हैं? स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा अधयूढ़ा। व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वाले की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, या फिर उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा वैज्ञानिक, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा मानव मुख के ध्वयंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुसंकलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। हाँ, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप किस कथन को असंगत मानते हैं। आप किस कथन को असंगत मानते हैं। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद फूल का कार्य करता है, ये बात तो सही है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, ये बात भी सही है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्या वाद बाद में लिख गए, क्या वाद पहले लिखोगे और अनुवाद में लिखोगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है, हाँ ये बात भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये बात सी सही नहीं है कि वाद को पुनः मतलब कि पहले, वाद को पहले नहीं लिख सकते हैं, वाद को बाद में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, तो वो करती है क्या, भाषा वैज्ञानिक, भाषा विज्ञान या भाषा वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है, सिंधी का, ठीक है, सिंधी का किससे माना जाता है, तो ये माना जाता है किससे, ये माना जाता है ब्रचड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जिस धर्म सम को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 साधारण धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है। काव्य का जो अनिवार्य तत्व है वो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर अलंकार तत्व जो है ये काव्य का अनिवार्य तत्व, अलंकार तो रहेगा काव्य का, काव्य की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर भाव तत्व क्या हो जाएगा, भाव तत्व है जो ये काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ठीक है, भाव तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये बात तो सही है। उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है, ये बात भी सही है। मतलब एक ही शब्द होता है लेकिन अर्थ कई निकल आते हैं तो श्लेष अलंकार वहां पे होता है। नेक्स्ट है कि जहां उपमान पर उपमेय का आभेद आरोप किया जाए वहां संदेह नहीं होता है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कह रहा है कि जहां उपमान पर उपमेय का आभेद आरोप किया जाए, तो यहाँ पर आभेद रहित आरोप जहां होता है वहां रूपक अलंकार होता है, संदेह नहीं होता है ना, तो यही बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पियो सो कहु संदेशा हे भोरा हे काग सो धनी बिरहे जरि मुनि मुहि तेहिक धुआं हम लाग। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। तो इसमें दोहा है, कौन सा छंद है, दोहा है, क्योंकि मात्रा यहाँ पे गिन लीजिए, मात्रा गिनेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 1 2 1 2 और यह छोटी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, बड़ी ही मात्रा गिनी जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से अनुस्वर आ गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 है ना। तो यहाँ से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 5 2 7 7 1
8 9 10 11 12 13 है ना, 13 हो रही ना, तो 13 और 11 पर यति होती है, वही दोहा होता है। ठीक है, तो क्या हो रही 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि साधारणी साधारणी के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकर्त साधारणीम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार का है? ये किस आचार का है ये पूछ रहा है, तो ये है किसका? भट्ट नायक का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, यहाँ पर जो है ये पर जो है ये क्या है? कारक है। ठीक है, कारक चिन्ह है पर। तो पर क्या है? में, और पर किस में आता है? में पर आता है अधिकरण कारक में, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है ना, वाराणसी का बनारस रूप में विकास का उदाहरण क्या है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन विपर्य गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकर कौड़ित रड़ित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब अलीगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का कतराए, आज न मुख को सता रही, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है ना, तो इसमें कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है ये बता रहा है। इसमें कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चुस्त संस्कृति दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकु वक्रोक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तरु रिपु रिपु धर देख के विरह तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिन तीह अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? विरहिन तीह अकुलाए है ना, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें किलकृष्ट काव्य दोष है, किलकृष्ट काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेहरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, इस पद में कौन सा काव्य दोष है? यहाँ पर मीरा जी कह रही कि मैं गिरधर के घर जाती हूँ और गिरधर मुझे देख करके सच्चा प्रेम महसूस करती हूँ, गिरधर को देख करके मैं साचो मन से सच्चा प्रेम महसूस करती हूँ, देखत रूप लुभाए, और उनका रूप देख करके मैं उन पे लुभा जाती हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा है ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो गई है? यहाँ पर प्रेम की बात हो गई है, तो क्या हो जाएगा? मधुर गुण हो जाएगा, मधुर काव्य गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्यंग जीव है कवित्व में, व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, और सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग, उक्त कथन किस आचार का है? ये कथन जो है ये किस आचार का है? तो ये है प्रताप शाही का, ये प्रताप शाही का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि सिद्धांत के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्वनि के दो प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविलक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, अविलक्षित वाच्य ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि और लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी बात सही नहीं है? यहाँ पर ध्वनि के दो प्रकार माने गए हैं, ये बात सही नहीं है। ठीक है, ध्वनि के दो प्रकार नहीं होते हैं। इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद दोषो शब्दार्थो सदगुण लंकृति पुनः कॉपी, यह काव्य लक्षण किस आचार द्वारा निरूपित है। ठीक है, ये किस आचार द्वारा निरूपित है, तो ये मम्मट का है। किसका है ये मम्मट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है। संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। भारतेंदु अंक के जो अतिथि संपादक थे वो कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार हैं। जमाने में हम, इसकी आत्मकथा है तो ये है निर्मल जैन की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है, तो लगता नहीं है दिल मेरा ये किसकी आत्मकथा है, ये है कृष्णा अग्निहोत्री की। किसकी है, कृष्णा अग्निहोत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, रचनाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है। मतलब एक तरफ इनके यात्रा वृत्तांत है और दूसरी तरफ इनके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका देखना है, मैच। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, एक तरफ है यात्रा वृत्तांत और दूसरी तरफ क्या है, उनके रचनाकार हैं। तो कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश किसका है, तो कितना अकेला आकाश जो है ये है नरेश मेहता का। किसका है, नरेश मेहता का है। जहां फौहारे लहू रोते हैं, जहां फौहारे लहू रोते हैं, ये किसका है, तो ये है नासिरा शर्मा का है। आंखों देखा पाकिस्तान, आंखों देखा पाकिस्तान किसका है, तो आंखों देखा पाकिस्तान है कमलेश्वर का। अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश किसका है, तो यह है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 2 5, 4 1 2 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 4 1 2 5, 4 1 2 5, 4 1 2 5 किस में है, तो 4 1 2 5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो गोपाल राम गहमरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये किसका है, तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं। तो रिपोर्टाज किसने प्रारंभ किया था, शिवदान सिंह चौहान ने। लक्ष्मीपुरा इनका पहला क्या है, रिपोर्टाज है पहला। ठीक है, और शिवदान सिंह चौहान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो बाजे पहलिया के घुंघरू किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार है। ठीक है, तो इसके कौन है, अमिट रेखाएं के, तो अमिट रेखाएं किसका है, अमिट रेखाएं है किसका, सत्यवती मलिक का है। किसका है, सत्यवती मलिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया, किस साहित्यकार ने साकार किया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार ने। किसने, जैनेन्द्र कुमार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कविता ने किया, या फिर बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए
बगैर हिंदी के कभी रह नहीं सके। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है ना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात गलत है, ये बात भी गलत है। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं का ग्रहण करते ही रहते हैं, ये बात सही है। बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमांटिक के लिए हिंदी में स्वच्छंदवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम करने वाले इसका प्रयोग कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे रोमांटिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? तो ये परमानंद दास श्रीवास्तव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, छोटा, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरह सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन उसका बाह्य रूप और रचना विधान परिश्रम से लिया। यहाँ पर देखिए, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर क्या किया, कार्यान्वित करने का गुरुत्तरदायित्व इन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। यही इनका क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना यदि क्या पूछ रहा है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? ठीक है, रचना अगर जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो ये आलोचना का अर्थ है ना, तो ये भी किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, इस उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? ठीक है, जो यह कथन है किसका, रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्गृत है? ठीक है, यह कथन युद्ध और नारी से क्या है, निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज जो थे वो किसके प्रति अनुरक्त थे? तो ये संयोगिता के प्रति, किसके प्रति, संयोगिता। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। ठीक है, किसका आता है, नामदेव का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? ठीक है, तो वृद्धावस्था के अंतर्गत किसको रखा जा सकता है? तो यहाँ पर बूढ़ी काकी को, किसको, बूढ़ी काकी को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो बाजारे हुस्न का जो हिंदी रूपांतरण है वो है क्या, वो है सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरिता का संबंध जो है वो किस उपन्यास से है? तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा से। किससे है? बाणभट्ट की
आत्मकथा से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल जो है वे है महुआ माझी का। किसका है? महुआ माझी का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो है वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज में जो कथा है वो कहाँ की कथा है? तो राग दरबारी की। किसकी है? राग दरबारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी जो उपन्यास है उसकी लेखिका है अलका सरावगी। कौन है? तो अलका सरावगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गली आगे मूर्ति है। गली आगे मूर्ति है के लेखक कौन है? तो गली आगे मूर्ति है। ठीक है, गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवाद। एक सेकंड। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये किया गया है पहला गिरमिटिया पर। ठीक है, किस पर किया गया है? पहला गिरमिटिया पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह उक्त कथन है। ठीक है, प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा है प्रेमचंद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में हैं? ठीक है, ये पंक्तियां किस रचना में हैं? तो ये हैं किसमें? अंधा युग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बर्नार्ड शो होना चाहिए यहाँ पे। शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? कब? 1935 में। तो वो थे कौन? भुवनेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ये किस पात्र से इसका संबंध है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये संबंध है बड़ी लड़की से। बड़ी लड़की से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? कौन है जो पारसी नाटककार नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो नहीं है पारसी नाटककार विपिन कुमार अग्रवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधा युग उद्ग्रत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही कहाँ वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। तो मेरी ममता वहाँ नीति थी मर्यादा थी ये किसका कथन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धृतराष्ट्र का है। किसका है? धृतराष्ट्र का है। ठीक है, 8वीं की बुक में ही ये कविता दी है। ठीक है, 8वीं की बुक में, इंग्लिश मीडियम 8वीं की हिंदी बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ भेदभाव नहीं रखती? तो कौन सी है? तो जो भेदभाव नहीं रखती है चंद्रगुप्त के साथ में, तो वो है सुवासिनी। सुवासिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कछुआ परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है कथन भट्टार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं। चंद्रावली नाटिका किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है?
जिस अगले मंच पर होता है उसका नाम है रंगशीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है। तो रेडियो नाटककार के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है चिरजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तरायण किसकी कृति है। उत्तरायण, तो उत्तरायण जो है रामकुमार वर्मा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवार्त के पुत्र के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है। विलक्षण साम्य जो है वो किस नाटक में है, वो है पहला राजा में। किस में है, तो पहला राजा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना ... हुई थी। कहाँ पर हुई थी सबसे पहले रंगमंच की स्थापना, तो वो हुई थी बंगाल में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया। तो इसका नाटक का अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया, तो इन्होंने किया था कृतांत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है। इस कथन का संबंध किससे है, तो ये ध्रुव स्वामी कोमा से है। किससे है, ध्रुव स्वामी कोमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है, किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कोणार्क नाटक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा का प्रतीक है। तिलचट्टा का प्रतीक क्या है, ये पूछ रहा है। तिलचट्टा का प्रतीक, तो यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। किसका, यौन कुंठाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रस का लक्ष्य रूपक कहा है, लास्य रूपक कहा है। ठीक है, किसको कहा है इन्होंने, भारतेंदु ने, तो भारतेंदु ने कहा है किसको, भारत दुदर्शा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। कौन सी एकांकी है जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को, तो सूखी डाली में। किसमें, सूखी डाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। तो ये समाज की किस समस्या पर आधारित है कोर्ट मार्शल, तो ये जातिवाद पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। शीलवती जो है सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है, तो ये है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। किस पात्र के द्वारा ये बोला गया है, ये पूछ रहा है। तो ये बोला गया है चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, तो आधे अधूरे। क्या है, आधे अधूरे है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। यह संवाद जो है ये किस नाटक का है, तो ये है किसका, ये है लहरों के राजहंस का। किसका है, लहरों के राजहंस नाटक से ये संवाद लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र के प्रति, किसके प्रति है। ठीक है, ये संवाद किसके प्रति है, ये पूछ रहा है। तो ये है मल्लिका और अंबिका के प्रति। किसके प्रति है, मल्लिका और अंबिका के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है, तो ये एक पूरा आदमी चाहती है। एक पूरा आदमी चाहती है, कौन, सावित्री। नेक्स्ट है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है,
तो जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, भोर का तारा जो है ये इनका एकांकी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो ये क्या है प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री? तो ये है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? आजाद शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ठीक है, किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो ये विशेषता है नई कविता की। किसकी है? नई कविता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की किस कविता से हैं? ठीक है, आगे की किस कविता से हैं? तो ये आगे की किस कविता से है ये पूछा जा रहा है। तो ये है किससे है? ये हवाई अड्डे पर विदा, हवाई अड्डे पर विदा जो है उस कविता से ये पंक्तियां। नेक्स्ट है कि कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है, जब तक संसार में सद्भावना शांति समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ये बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? ठीक है, तो ये प्रगतिवादी के, किसके? प्रगतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठे हुए सुखद आताप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विषबृंद विचारते हैं, उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ठीक है, ये पंक्तियों में किसका वर्णन है ये पूछा गया है। किसका वर्णन है? ठीक है, इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, किसकी बात की गई है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का, रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति जो थे वो किसके आश्रित कवि थे ये पूछ रहा है। तो ये थे किसके? शिव सिंह के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु का केंद्र है। प्रसाद कृत जो प्रलय की छाया है उसका विषय वस्तु की केंद्र क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप। क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? इसमें किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है ये पूछ रहा है। तो इसमें मिलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन जो है उसको क्या करना है? चिन्हित करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर चिन्हित किसको करना है। तो एक सेकेंड, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है नहीं, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदारीकरण नहीं है, यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर असत्य क्या है? ये असत्य है। यहाँ पूछ रहा है कि यह कृति में मानवीय संवेगों का उत्तरीकरण नहीं है, नहीं उत्तरीकरण तो किया गया है यहाँ पर। तो यही बात इसमें सही नहीं है कामायनी के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना? रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंथ द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या वर्णन किया है
ना पंत जी ने प्रकृति से इतना सुंदर वर्णन किया है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? कौन से कवि थे जो भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से? तो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट एक द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? ठीक है, द्विवेदी युग के वो कौन से कवि हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इनकी संवेदना की है? मैथिली शरण गुप्त ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? ठीक है, काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? तो ये हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू बालमुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीतिकाल के संवर्ग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना संवर्ग निरूपक कवियों में की जाती है? ठीक है, कौन सा कवि ऐसा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मती राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अथरता को कवित्व और विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार की है? ये परिभाषा किस आचार की है ये पूछ रहा है। तो ये है चिंतामणि की। किसकी है? चिंतामणि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनकी सी विशुद्ध सारस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि सामर्थ्य नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में ये टिप्पणी की है? तो ये की है घनानंद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ठीक है, किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? कौन? घनानंद। तो घनानंद निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो कौन से रीतिकालीन कवि हैं जो आपस में भाई माने जाते हैं? तो वो हैं चिंतामणि भूषण और मतीराम। ये लोग क्या हैं? भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के मधुर में भी पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? आचार्य शुक्ल ने ये बात किस कवि के लिए कहा है? तो ये इन्होंने कहा है बेनी प्रवीण के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राधा के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? ठीक है, ये कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोपियों की वचन वक्रता का मनोहरी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? ठीक है, मनोहरी चित्रण ये भ्रमर गीत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन को क्या करना है? बताना है। तो यहाँ पर नंददास तथा चतुर्भुज दास ये क्या है? इनके शिष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है?
रची गई त्रिज्या टीका है पूरन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट पैगलम के रचयिता है। तो प्रकट पैगलम किसका है? ये वंशीधर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है किसका? रामचंद्र शुक्ल का ये भी कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रदुभार विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ये कथन किसका है? प्रदुभार। ये रामकुमार वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है। बिसलदेव रासो की नायिका कौन है? ये पूछ रहा है। तो ये है राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ठीक है, मिश्र बंधुओं में कौन से नहीं है? तो यहाँ पर एक सेकंड, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? ये किसका कथन है? उन्होंने कहा कि मैं यद्यपि हिंदी का बहुत बड़ा क्या हूँ? पक्षपाती हूँ। ये कथन है किसका? ग्रासादा तासी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो वो है रामविलास शर्मा है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईसा से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो रामकुमार वर्मा ने माना है 693। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।